देखिए सभी भैया बहन ध्यान पूर्वक देखेंगे। कक्षा एकादश की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी। क्या दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अलावा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, पढ़ने से पहले मैं जरा इसको पेज को थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। देखिए यहाँ राग, वर्नर और बरी, ये बुरी लिख रखा है इसने, बरी है ये, बरी आदि वैज्ञानिकों ने बोहर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार मानकर, किसको? बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर, ठीक है जी, तत्वों का वर्गीकरण किया। किसको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर वर्गीकरण किया तत्वों का, और इस आधार पर एक सारणी निर्मित की, जिसे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी को बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखा गया है। क्या? बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखा गया कि बाह्यतम कोश के समान विन्यास वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर श्रेणी में आते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय सबसे बाह्यतम कोश में जिन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, उन सबको एक ही कोश में रखा गया है, एक ही वर्ग में रखा गया, और उनके गुणों में समानता पाई जाती है। उनके गुणों में भी क्या पाई जाती है? समानता। नंबर 1 पॉइंट, क्या सी समानताएं? इस प्रकार की आवर्त सारणी में 7 अक्षैतिज तथा 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं, जिनको वर्ग कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। पीडीएफ का पेज नंबर 13 चालू होगा, जिसमें हम विशेषताओं को पढ़ेंगे। अब विशेषताएं क्या क्या हैं भाई, देखो ध्यान से जरा। अब देखिए, देखो बी पॉइंट क्या है? प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या n के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ शुरू होता है। क्या कहा? प्रत्येक आवर्त जो होता है एक नई मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब आवर्त संख्या जिसको बोलते हैं, के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ स्टार्ट होता है, और बाह्यतम कोश पूर्ण होने के साथ आवर्त पूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे बाह्यतम कोश पूर्ण होता है, उसी के साथ साथ आवर्त भी क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। अर्थात उस तत्व के बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। यानी कि उस तत्व के बाह्यतम कोश की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम कहेंगे वर्गों का विवरण। कहेगा जी? वर्गों का, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। क्या कहेंगे? दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। क्या है जी? 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिन्हें वर्ग, समूह, कुल या परिवार कहते हैं। भाई हमने क्या कहा? दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिन्हें वर्ग, समूह, कुल या परिवार भी हम कह देते हैं। सारणी में इनका क्रम 1, 2, 3, 4 से लेकर के 18 तक होता है। सारणी में जो इनका क्रम होता है 1, 2, 3, 4 से लेकर के 18 तक चलता है। अब आगे चलो, लेंथेनम। लेंथेनम क्या है? देखो यहाँ ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट, लेंथेनम परमाणु क्रमांक 57, ग्रुप नंबर 3 के तुरंत बाद 14 तत्व जो आते हैं
एक्टेनाइड जिसका 89 नंबर होता है ग्रुप 3 का, और तुरंत बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे, भाई लैंथेनम के 57 नंबर के बाद के जो 14 तत्व हैं, एक्टेनाइड के बाद के जो 14 तत्व हैं उनको आवर्त सारणी के नीचे अलग स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी के नीचे अलग से स्थान दिया गया। इन तत्वों को क्रम से है लैंथेनाइड व एक्टेनाइड कहते हैं। इन तत्वों को क्या कहते हैं भाई क्रम के अनुसार? लैंथेनाइड व एक्टेनाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ देखो भाई, हमने क्या कहा, आवर्त सारणी के नीचे अलग से 14 तत्व रखे गए हैं। जो लैंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं उनको लैंथेनाइड सीरीज, और जो एक्टेनम से बाद के 14 तत्व हैं उनको एक्टेनाइड सीरीज कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में बाईं ओर वर्ग 1 और 2 में एस ब्लॉक के तत्व, किधर? बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में जो 2 श्रेणी हैं उनको फर्स्ट और सेकंड जो हैं उनको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दाईं ओर स्थित राइट साइड में जो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है, आगे समझें, उनको हम क्या कहते हैं भाई? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है। और सारणी के मध्य भाग में बीच में जो उपस्थित है वो क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में डी ब्लॉक के तत्व हैं। उनमें क्या है? डी ब्लॉक के तत्व हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है कि एस ब्लॉक के कौन से हैं, पी ब्लॉक के कौन से हैं, डी ब्लॉक के कौन से हैं और एफ ब्लॉक के कौन से हैं। अक्षार धात्वें वर्ग 1 में तथा उत्कृष्ट गैसें वर्ग 18 में स्थित हैं। कहाँ है? वर्ग 18 में स्थित हैं। अब देखो, एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे, जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 14 तत्वों को आवर्त सारणी से नीचे स्थान दिया गया है, उनको हम एफ ब्लॉक के तत्व के रूप में जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब करेंगे आवर्तों का विवरण। किसका? आवर्तों का विवरण। किसमें? कौन सी सारणी चल रही है हमारी? दीर्घाकार आवर्त सारणी में। भाई डबल वाले सेट अलग रख दो और सिंगल वाले सेट अलग रख दो। सिंगल वाले ऊपर रख दो, डबल वाले सेट नीचे रख दो। ठीक है। अब देखो इसको, आवर्तों का विवरण। अब आप लोग याद कर लो, मैं सुनूंगा आपसे अभी। देखो, हमने क्या कहा? इस सारणी में आवर्तों का विवरण कर रहे हैं। आवर्त होते कौन से हैं? जो हिंदी की लाइन जैसे होते हैं, जैसे हिंदी में कॉपी में लाइन होती है ना, उसकी तरह होते हैं, वो आवर्त होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको आवर्त को कहते हैं पीरियड। हम कहेंगे इस सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम हैं। कितने हैं? 7, जिनको हम 7 आवर्त के नाम से जानते हैं। किसके? 7 आवर्त हैं। ठीक है। अब हम कहेंगे जिनमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। 7 आवर्त हैं, 7 क्षैतिज कॉलम हैं, जिनको हम 7 आवर्तों के नाम से जानते हैं, और इनमें परमाणु क्रमांकों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। याद कर लो भाई, हाँ सुना जाएगा। अब देखो, किसी तत्व की आवर्त संख्या जो होती है, क्या जी? किसी भी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, और ये बात खास भी है। क्या है? इम्पोर्टेंट बात है ये। क्या? कि किसी भी तत्व की जो आवर्त संख्या होती है वो उसकी बाह्यतम मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है। बताओ समझ में आई क्या बात? अब देखो, प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व अक्षार धातु होता है, और जो अंतिम तत्व होता है वो उत्कृष्ट या अकीरीय गैस तत्व होता है। क्या होता है? प्रथम तत्व अक्षार धातु, और लास्ट में जो होते हैं वो नोबल गैसेस। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलो। दीर्घाकार आवर्त सारणी के 7 आवर्तों का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है। कैसे? प्रथम आवर्त। अब हम आवर्तों का डिस्क्रिप्शन करेंगे, वर्णन करेंगे आवर्तों का। कैसे? इस आवर्त में उपस्थित तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s उपकोष में प्रवेश करता है। इस प्रकार इस आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। इस आवर्त को अति लघु आवर्त भी हम कह देते हैं, क्योंकि 2 ही तत्व हैं, इसीलिए हमने इसको अति लघु आवर्त कह दिया। द्वितीय आवर्त। इस आवर्त में उपस्थित तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रम से है 2s तथा 2p उपकोषों में प्रवेश करता है। कहाँ? 2s और 2p उपकोषों में प्रवेश करता है। ठीक है जी। इस प्रकार इस आवर्त में 8 2 + 6 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 8, 2 और 6 जोड़ दो
8 हो जाएंगे। इस आवर्त को लघु आवर्त के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लघु आवर्त के। अब देखो तृतीयावर्त। तृतीयावर्त किसे कहते हैं? इस आवर्त में उपस्थित तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रम के अनुसार 3s 3p उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें? 3s में और 3p उपकोष में प्रवेश करता है। इस प्रकार इस आवर्त में 8, इसमें भी कितने? 8। तृतीयावर्त में भी कितने? 8। 2 + 6 तत्व हैं। इस आवर्त को लघु आवर्त के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लघु आवर्त। फिर आता है चतुर्थावर्त। आवर्त तो उसकी संख्या 7 है हमारे पास। चतुर्थावर्त में देखो भाई क्या है? इस आवर्त में उपस्थित तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रम के अनुसार 4s 3d तथा 4p उपकोषों में प्रवेश करते हैं। 4s 3d और 4p उपकोषों में प्रवेश करते हैं चतुर्थावर्त के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। इस प्रकार इस आवर्त में 18 यानी कि s में 2, d में 10 और p में 6 तत्व, मतलब टोटल हो गए 18। इस आवर्त को दीर्घ आवर्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भाई? दीर्घावर्त के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी बात? आगे चलें। चतुर्थावर्त में कितने हो गए भाई? s, p और d में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो दीर्घावर्त। आगे चलते हैं। पंचमावर्त। पंचमावर्त में क्या है? इस आवर्त में उपस्थित तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रम के अनुसार 5s 4d 5p यानी कि 2 इसमें, 10 इसमें और 6 इसमें उपकोषों में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इस आवर्त में भी 18 यानी कि 2, 10 और 6 तत्व उपस्थित होते हैं। इस आवर्त को भी हम दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी बात? आगे चलो। षष्ठम आवर्त। क्या भाई? षष्ठम आवर्त देखिए जरा, इसको क्या कहते हैं? इस आवर्त में उपस्थित तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रम के अनुसार 6s 4f 5d तथा 6p उपकोषों में प्रवेश करता है। मतलब 2 और 14, f में 14 होते हैं, d में 10 और p में 6, टोटल कितने हो गए? 32। यानी कि इस आवर्त में 32 यानी कि 2 और यहाँ 14 और 10 और 6 तत्व उपस्थित होते हैं, क्योंकि s में 2 हो गए, f में 14 हो गए, d में 10 हो गए और p में 6 हो गए तत्व उपस्थित हैं, तो टोटल हो गए 32। इस आवर्त में को हम अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस आवर्त में षष्ठम आवर्त में सबसे ज्यादा संख्या में तत्व उपस्थित होते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं सप्तम आवर्त को लेकर के। सप्तम आवर्त 7वां आवर्त की बात करते हैं हम। इस आवर्त में उपस्थित तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्रम से 7s 5f तथा 6d उपकोषों में प्रवेश करता है। इसलिए यह आवर्त अपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण तो ये है नहीं। ठीक है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें s भी आ गया, d भी आ गया, f भी आ गया, p नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? अपूर्ण है ये। इस आवर्त में 32 तत्व हैं। कितने? 32 तत्व हैं। लिखा हुआ है, कहते भी हैं, परंतु यहाँ होना क्या चाहिए था कि 32 तत्व होने चाहिए थे। अगर 32 हो जाते फिर तो पूर्ण हो जाता। 32 है नहीं, लेकिन लिखते हैं कि 32 तत्व हैं। स्थान 32 का है नहीं, पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि खोज भी नहीं हुई कुछ की अभी। जिनमें कुछ अति अस्थायी तत्व हैं। अति अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए उनका अस्तित्व होता है, कुछ समय के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब आते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष पर। किस पर? दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष क्या है दोस्तों? क्लियर है? पहले ही मैंने बताए थे, जो आज तक चले आ रहे शुरू से लेके। सबसे पहला आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई उचित स्थान नहीं है और निश्चित स्थान भी नहीं है। मतलब हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में 2 स्थान पर रखा जाना न्याय उचित नहीं है। उसको एक जगह रखना चाहिए था, लेकिन इसको 2 जगह रख दिया। 2 जगह क्यों रख दिया? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या? ये ज्यादा खास था क्या? या ये ज्यादा प्यारा था क्या वैज्ञानिक का कि इसे 2 कमरे दे दिए, 2 स्थान दे दिए, बाकी को एक जगह दे दी? आगे समझ में कि नहीं? आवर्त सारणी में जब 118 तत्व हैं, 118 तत्वों को निश्चित स्थान मिला हुआ है एक, लेकिन हाइड्रोजन को 2 जगह रखा गया, तो ये क्या है? इनका दोष है। अब बच्चे कहेंगे कि सर हाइड्रोजन तो एक ही जगह है, लेकिन मैं कहता हूं कि
अक्षार धातुओं में फर्स्ट ए में सबसे ऊपर हाइड्रोजन को रखा गया है, ठीक उसी प्रकार हैलोजनों में भी फ्लोरीन से ऊपर हाइड्रोजन को दर्शाया गया है गुणों के आधार पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलो, दूसरा दोष क्या है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों को आवर्त सारणी में बाहर की ओर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? बाहर की ओर। भाई लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया? बाहर की ओर रखा गया। क्यों रखा गया? जब सभी तत्वों को मेन मुख्य टेबल के अंदर रखा गया तो इन तत्वों को बाहर क्यों रखा गया? 14 तत्वों को अंदर ही स्थान क्यों नहीं दिया गया? इसलिए ये भी क्या है, इनकी एक दोष है। अब आगे चलिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता पढ़ेंगे। क्या है? एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या क्या एडवांटेज है? नंबर 1, यह आवर्त सारणी तत्वों के अधिक मौलिक गुण परमाणु क्रमांक पर आधारित है। क्या जी? आवर्त सारणी तत्वों के अधिक मौलिक गुण यानी कि परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। किस चीज पर आधारित है? परमाणु क्रमांकों पर। क्लियर होगी बात? भाई मतलब कहने का ये है कि उपयोगिता ये है कि इनको मौलिक गुण परमाणु क्रमांक है, मतलब परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में इस श्रेणी को रखा गया है। समझ आ गई बात? अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था तो बहुत सारी कमियां पहले रह गई थी, उनको संशोधित करा। संशोधित करने के बाद, सुधार करने के बाद ये पाया गया कि परमाणु का जो मौलिक आधार है वो परमाणु भार नहीं है, वो परमाणु क्रमांक है। क्लियर? दूसरा, इस आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। परमाणु क्रमांकों के आधार पर हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा 15 पे है, कौन सा 50 पे है, कौन सा 20 पे है, कौन सा 25 पे है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि मूल आधार कौन है? मूल आधार बेटे परमाणु क्रमांक है। क्लियर होगी बात? अब सभी बच्चे पता नहीं इन बातों को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे। ये बहुत ही खास चीजें हैं, आगे समझ में। और केमिस्ट्री को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल का समझना बहुत जरूरी है, और पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए ये वैज्ञानिकों की जो परिकल्पनाएं हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या कहा? प्रत्येक आवर्त का पूर्ण होना। क्या जी? प्रत्येक आवर्त का पूर्ण होना न्याय संगत है। किसी भी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा स्तर क्रम से तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त नहीं हो जाता। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में एक एक करके डालते रहते हैं, और तब तक डालते रहते हैं जब तक कि अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त नहीं हो जाता। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं बेटे। इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित आवर्त 4, इस आवर्त सारणी में यानी कि संशोधित आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित आवर्त 4, 5, 6 में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां नहीं हैं। जिस प्रकार उसमें सम और विषम वाली स्थिति थी, इसमें सम और विषम वाली स्थिति खत्म कर दी गई है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में ए और बी उपवर्गों को अलग अलग कर दिया गया है, जिससे एक खड़े कॉलम में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व हैं और उनके गुण भी समान हैं। भाई ए और बी वाले उपवर्ग जो हैं जिनको अलग अलग करके रखा गया था, ठीक है नहीं, उनको अलग अलग कर दिया गया, जिससे एक खड़े कॉलम में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व, यानी कि कोई तत्व है उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस परिवार में सारे के सारे ऐसे ही तत्व रख दिए जिनके बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ? उनके गुण भी समान हो जाएंगे। इस प्रकार से तो ये दोष भी इनका समाप्त हो गया, ये भी लाभ हुआ इस श्रेणी से। फिर कहा इस आवर्त सारणी में, किसमें? इस आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं का स्पष्ट विभाजन हो जाता है। धातु का और अधातु का क्या हो जाता है बेटे? स्पष्ट विभाजन हो जाता है। मतलब तिरछी लाइन खींची हुई है और तिरछी लाइन से नीचे वाले धातु, ऊपर वाले अधातु और लाइन पर उपस्थित होने वाले उपधातु हैं। अब देखो, इस आवर्त सारणी को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक SPDF में बांटा गया है, जिससे इनका अध्ययन सरल हो गया है। भाई SPDF मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, ये तो सीधी सी बात है। किस चीज पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करती है। इसीलिए कह दिया कि इनका अध्ययन करना भी बहुत क्या हो गया? सरल हो गया। समझ में आ गई बात? तो बेटे आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। अभी नए विद्यार्थी भी, नए भैया बहन भी हमारे साथ में जुड़े हैं कक्षा के अंदर, उन्होंने भी एडमिशन लिया है
पर वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। जैसे ही स्कूल चलेगा उनको पिछले सारी चीजें जो है वो दोहराई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और मैं इन वीडियोज को जो है लगातार देखते रहें। 2-3 वीडियो देखेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आने लगेगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सभी सब्जेक्टों का काम बराबर तरीके से कराया जाएगा निश्चित रूप से। और जैसे ही स्कूल खुलते हैं, अभी थोड़ी असुविधा हो रही है क्योंकि स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं, अभी हम आपके संपर्क में इतने बने नहीं हुए हैं। ठीक है, वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। प्रयास करें, मेहनत करें आप लोग भी, और जो आपकी समस्या हो उसे पूछ भी सकते हैं आप। धन्यवाद। परंतु एक निवेदन सभी विद्यार्थियों से किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी मार्कशीट, टीसी वगैरह जो भी आय बजाती मूल निवास, आपकी रिजल्ट की फोटोस्टेट जो भी नहीं आया है हमारे विद्यालय में, वो आप जमा करा दें जल्द से जल्द। ठीक है जी, धन्यवाद।